Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 12, Amendment of the Constitution, Article 368. Let's quickly go through the synopsis first. In this we will see power and procedure of amendment कि किस तरीके से Constitution के provisions को amend किया जाता है. Amendment change by simple majority, by special majority with ratification by majority of states, amendment of fundamental rights, basic structure doctrine. So let's get started. Power and procedure of amendment. आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में दिया गया है, पार्लियामेंट की पावर बताता है कि उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते या मॉडिफाई कर सकते. So it deals with the power of parliament to amend, to modify the constitution and its procedure. Article 368(1) कॉन्स्टिट्यूएंट को पावर देता है कि वो फॉर्मल अमेंडमेंट्स करके पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. किस तरीके के अमेंडमेंट्स? कुछ एडिशन, कुछ वेरिएशन. एडिशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा का प्रोविज़न ऐड करना, वेरिएशन मतलब कोई एग्जिस्टिंग प्रोविज़न को चेंज करना या किसी प्रोविज़न को रिपेल करना मतलब कैंसिल करना अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन देयरिन, जो कि पहले जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर थी या जो ऑर्डिनरी लॉ था, लेजिस्लेशन था, उससे डिफरेंट है. तो आर्टिकल 68 क्या बोलता है? वो प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है. तो प्रोसीजर क्या है? पहले तो हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर. पहले तो बिल, जब भी कोई अमेंडमेंट होना है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में. इज इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. बिल मस्ट बी पास्ड बाय अ टोटल मेजॉरिटी. टोटल मेजॉरिटी मतलब जितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, प्रेजेंट है या नहीं दैट डजेंट मैटर. टोटल मेजॉरिटी या तो बाय अ मेजॉरिटी not less than 2/3 of people present and voting by other houses. There is no provision of joint sitting if there is disagreement between both the houses. कोई joint sitting का provision नहीं है. Majority acquire होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट अपना असेंट देता है. सो दैट इज जब बिल पास हो जाता है और वो एक्ट बन जाता है. सो अमेंडमेंट चेंज बाय सिंपल मेजॉरिटी. जो सिंपल मेजॉरिटी वाले बिल्स होते हैं, दे आर नॉट डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विद इन द मीनिंग ऑफ 368. ये जो बिल होते हैं, ये सिंपल मेजॉरिटी भी अगर पास हो जाए तो बिल पास हो जाता है. तो ये बिल को दोनों भी हाउसेस में पास किया जाता है बाय सिंपल मेजॉरिटी. नाउ व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी? कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड हु वोटेड, एंड जिसने वोट किया, उनमें अगर मेजॉरिटी है तो फिर अमेंडमेंट हो गया, मतलब बिल पास हो गया. मतलब वोट इन फेवर, जिन्होंने भी वोट किया तो वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट इट, तो सिंपल मेजॉरिटी हो गई. मतलब टोटल का 50% से ज़्यादा रहना है. अब कहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चलती है? इट कंसिस्ट ऑफ एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज. मतलब न्यू स्टेट को मतलब न्यू स्टेट बनाना, उसका एडमिशन करना, उसको एस्टैब्लिश करना, जो स्टेट्स के एरियाज़ रहती है, बाउंड्रीज रहती है, उसमें कुछ चेंजेस करना, एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम बदलना. तो ये जो सब मैटर होते हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं. जब सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर प्रेसिडेंट के पास आगे पास किया जाता है. क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट. Bills relating to such matters require the prior adoption of necessary resolution by the state legislative assembly concerned. Administration and control of scheduled areas and scheduled tribe. SC/ST का administration and control. Administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. तो ये सब मैटर्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ लेट्स सी स्पेशल मेजॉरिटी. नो व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? अब यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट है, जिन्होंने वोट किया, उसका मेजॉरिटी नहीं लेंगे हम. पहले हम क्या देखेंगे? टोटल मेंबरशिप. मतलब जो भी टोटल मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, उसका मेजॉरिटी मतलब ग्रेटर देन 50%.
टोटल मेंबर्स का ग्रेटर देन 50% शुड बी पास्ट, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी हो गई। एंड जो मेंबर्स प्रेजेंट है एंड हु वोटेड उसका 2/3 तो भी आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होती है तो वी विल कॉल इट एज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो टोटल मेंबरशिप जो भी है उसका 50% से ज़्यादा फेवर में होना चाहिए, एंड जो लोग प्रेजेंट है जिन्होंने वोट किया उसका 2/3 से ज़्यादा अगर अग्री करते हैं, फेवर में है, तो फिर अमेंडमेंट हो जाएगा। टोटल मेंबरशिप यानी कि क्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट। स्पेशल मेजॉरिटी कब लगती है, ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज। जब वोटिंग थर्ड रीडिंग स्टेज पे पहुंच जाती है तब स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, बट बाय वे ऑफ अबेंडेंट कॉशन। The requirement for the special majority has been provided in the rules of the houses in respect of all the effective states of the bill. अब ये प्रोविज़न कब लगती है, जब फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अमेंडमेंट करना है, या और भी कोई प्रोविज़न जो फर्स्ट या थर्ड कैटेगरी में कवर्ड नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी क्या था, सिंपल मेजॉरिटी, सेकेंड है स्पेशल मेजॉरिटी, एंड नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, बाय स्पेशल मेजॉरिटी बट विथ रैटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। तो ड्यूअल कंडीशन है। नाउ यू नो द स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट कि टोटल मेंबरशिप का आधे से ज़्यादा और जो प्रेजेंट एंड वोटेड है उनका 2/3 से ज़्यादा, ठीक है। और उसके साथ क्या चाहिए, विथ रैटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन चाहिए। दोज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरल स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोविजंस है, दे आर अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। स्टेट का कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। अगर कुछ स्टेट्स ने कोई एक्शन ही नहीं लिया और हाफ वाला कंडीशन फुलफिल होता है तो फिर हम मान लेंगे कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट की गई है। अब किन मैटर्स में स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स किया जाता है, election of president and its member, article 54 and 55, extent of the executive power of the union and state, article 73 and 162, supreme court and high court, supreme court का article 124 से 147, high court का 214 से 231, distribution of legislative powers between the union and the state, किसी भी लिस्ट में अगर अमेंडमेंट करना है फ्रॉम द 7th schedule, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, दैट इज आर्टिकल 368 इटसेल्फ। अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स हमने देखे कि पार्ट 3 में होते हैं, दैट इज आर्टिकल 12 to 35। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे ह्यूमन राइट्स है, बैकबोन है हमारी कंट्री का। The judiciary of this country in numerous landmark cases have proved time and again that fundamental rights of individual or private organization is not something that can be tampered with। तो fundamental right बहुत basic rights है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकती है। तो अब क्या इनका अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट के पास होना चाहिए या नहीं। दिस इज गिवन इन अ फेमस केस लॉ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तब आर्टिकल 31A एंड 31B उसमें इंक्लूड किया गया, जो बोलता था कि राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था आर्टिकल 19(1)(f) में। 19(1)(f) बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी। फिर अमेंडमेंट में आया आर्टिकल 31A और 31B कि स्टेट के पास पावर है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो हमारी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते। इफ़ पब्लिक इंटरेस्ट कैन अक्वायर द प्रॉपर्टी, कौन कर सकता है, स्टेट। तो अब तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो गया। तो फिर वहाँ पे क्या बोला शंकरी प्रसाद ने कि नहीं, दिस इज़ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को बदल दे, उसको अमेंड कर दे, दिस इज़ इनवैलिड। तब वहाँ पे कोर्ट ने वो कंटेंशन को रिजेक्ट किया और बोला कि 368 के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, एंड 368 डज नॉट कम विद इन परव्यू ऑफ आर्टिकल 13(2) एंड दे आर डिफरेंट। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर,
ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर टू द पार्लियामेंट, जबकि 368 किस बारे में बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। 368 इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो कौन सा बड़ा हुआ? 368 कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट को अमेंड कर सकती है। तो लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दोनों अलग है, तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट को वैलिड माना जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट हो सकता है। केस लॉ है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या बोलती है? कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है। पार्लियामेंट को एकदम अनरिस्ट्रिक्टेड पावर भले ही दिया हो कि वो कुछ सेक्शंस को अमेंड कर सकती है, बट जिस बेसिस पे, जिस बेसिक स्ट्रक्चर पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती। क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक प्रिंसिपल पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पे अफेक्ट हो रहा है वहाँ पे पार्लियामेंट उसको टच नहीं कर सकती, उसको अमेंड नहीं कर सकती, उसको रिपील नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इन सिंपल टर्म्स दे आर आइडियोलॉजीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो आइडियोलॉजीज है जो ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइवल के लिए। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे बैकबोन है कि हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रखना है। डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी, तो वो डेमोक्रेसी, ये जो हमने डेमोक्रेसी बोला या रिपब्लिक कंट्री बोला है, इसके बाहर हमारा कोई प्रोविज़न नहीं हो सकता। सेक्युलरिज्म हमने अडॉप्ट किया है, सारे रिलीजन की हम वैल्यू करते हैं, बट उसके बेसिस पे हमने किसी को डिवाइड नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी, फेडरल नेचर ऑफ नेशन, जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट। तो भले ही पार्लियामेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, क्या पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शंस को अमेंड कर सकती है, बट दे कैनॉट टच, अमेंड, repeal or add section into the constitution which would affect its basic structure in the process। कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हिल रहा है या उस पर अफेक्ट हो रहा है कुछ, वहाँ पे पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। सो दीज वर द आइडियोलॉजीज जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव करता है। अगर ये हिल गई तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हिल जाएगा। सो दैट आर नॉट अलाउड। So this is the basic structure doctrine. I hope you understood article 368। इसमें हमने देखा वेरियस कि किस तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोसीजर से किया जा सकता है, कब सिंपल मेजॉरिटी होती है, कब स्पेशल मेजॉरिटी, कब स्पेशल मेजॉरिटी विथ रैटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टेट होता है, फिर क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं। हाँ, उसमें हमने एक फेमस केस लॉ देखा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।